हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो पावर का मतलब क्या होता है? तो पावर का मतलब होता है विद्युत शक्ति, और शक्ति का मतलब क्या होता है? कार्य करने की दर। ठीक है, तो कार्य करने की दर, रेट ऑफ वर्क डन ही पावर कहलाती है। लेकिन यदि वो कार्य इलेक्ट्रिक सर्किट में किया जा रहा हो तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, द रेट एट विच वर्क इज डन इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जिस दर से किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कार्य किया जाता है वो उस सर्किट की पावर कहलाती है। ठीक है, तो पावर को सिंपल यदि कहें कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है वर्क डन, यानी कि किया गया कार्य, अपॉन टाइम यानी समय। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में कार्य करने की दर क्या कहलाती है? वहां पे पावर। अब यहां पे जो वर्क डन होता है, इस वर्क डन यानी कार्य की जो इकाई होती है वो क्या होती है? यूनिट ऑफ वर्क डन, उसको बोलते हैं जूल। ठीक है, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो पावर की जो बेसिक यूनिट है उसको क्या बोलेंगे वहां पे? जूल पर सेकंड। ठीक है, लेकिन पावर की जो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पावर की जो एसआई यूनिट है वो होती है वॉट। ठीक है, तो यहां पे यदि देखें कि कुछ एग्जाम में आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रिक पावर होती है P इज इक्वल टू W बाई टी। ठीक है, W यानी क्या हो गया? वर्क डन अपॉन क्या हो गया? टाइम। अब यदि हमको किसी भी सर्किट में देखें कि मान लीजिए कोई एक यहाँ पे ये सर्किट है और इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या फ्लो होती है? यहाँ पे करंट। सबको पता है कि इसमें यहाँ पे करंट फ्लो होती है, या इसमें क्या फ्लो होते हैं? यहाँ पे चार्ज फ्लो होते हैं। तो जब किसी भी सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस सर्किट में चार्ज फ्लो होते हैं, करंट फ्लो होती है। तो यूनिट टाइम में इकाई समय में उस चार्ज को, उस करंट को फ्लो करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है, कार्य किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी सर्किट को जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उसमें चार्ज फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, तो यूनिट समय में, इकाई समय में उस चार्ज को, उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जो कार्य किया जाता है उस कार्य को करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? वहां पे इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। बात समझ में आई सबको? तो ये इलेक्ट्रिक पावर यहां पे होती है। अब यदि हमको देखना है कि जो वर्क डन होगा वो यहां पे कितना होगा, ठीक है, तो हमें पता है कि यहां पे पोटेंशियल अप्लाई किए और पोटेंशियल अप्लाई करने पर क्या हुआ? यहां पे वर्क डन किया है। तो ये जो वर्क डन यहां पे हुआ है ये किसको फ्लो होने के लिए किया गया है? यूनिट चार्ज को। तो ये पोटेंशियल का फार्मूला है। तो पोटेंशियल पढ़े थे, पोटेंशियल किसको बोले थे? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, है ना। यूनिट चार्ज को फ्लो करने के लिए किया गया कार्य पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल सबसे पहले वीडियो जो बनाए थे स्टार्टिंग में उसमें पढ़े पोटेंशियल क्या होता है। तो यदि यहाँ पे हमको वर्क डन निकालना है तो उस वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल इंटू चार्ज। और चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू आई टी, करेंट इंटू टाइम। तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन यहाँ पे किया गया है वो वर्क डन कितना है? ठीक है, तो यदि इस पावर के फार्मूले में इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, तो ये टाइम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो पावर का जो फार्मूला हमको मिलता है वो होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो ये इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। तो किसी भी डीसी सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर को इस फार्मूले से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वॉट। तो ये एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर होती है वॉट। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखें कि 1 वॉट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि किसी सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, ठीक है, तो उसकी सर्किट की जो पावर होगी, इलेक्ट्रिक पावर, वो वहां पे 1 वॉट होगी। अब पावर के जो और टोटल 3 यहाँ पे फार्मूले हैं पावर के। तो फर्स्ट फार्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, और हमको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो V की जगह आई आर पुट करेंगे तो क्या होगा? आई स्क्वायर आर। दूसरा हमको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर। तो I की जगह
V अपॉन आर रखोगे तो एक फार्मूला ये मिलेगा V स्क्वायर बाई आर। तो पावर के ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी फार्मूले को यूज करके हम इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि वोल्टेज और करंट गिवन है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यदि करंट और रेजिस्टेंस पता है तो इस फार्मूले को यूज कर सकते हो। यदि वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है सर्किट का तो इस फार्मूले को यूज कर सकते हो। इसके क्वेश्चन आगे के वीडियोस में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो पावर होती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पावर है और इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। लेकिन एग्जाम में आपको सिंपल पूछा कि इंडस्ट्रियल पावर की यूनिट क्या होती है, या सिर्फ बोला कि पावर की व्यवहारिक इकाई, पावर की प्रैक्टिकल यूनिट, व्यवहारिक यूनिट क्या होती है, ठीक है। लेकिन उसमें इलेक्ट्रिकल वर्ड यूज नहीं किया। पावर की यूनिट क्या होती है या पावर की इंडस्ट्रियल यूनिट क्या होती है, इस प्रकार से पूछा आपको। तो इस प्रकार से यदि पूछता है तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है यहां पे हॉर्स पावर। जब इलेक्ट्रिक पावर पूछेगा, इलेक्ट्रिक लगाएगा तब वॉट बताना है। लेकिन जब आपको इलेक्ट्रिक ना लगाए, सिर्फ बोले पावर की यूनिट क्या होती है और उसमें हॉर्स पावर दिया हुआ है तो हॉर्स पावर होती है, ठीक है। तो पावर को नॉर्मली पावर इलेक्ट्रिक पावर भी होती है, पावर मैकेनिकल पावर भी होती है, ठीक है। तो पावर को हॉर्स पावर यानी कि एचपी में मेजर करते हैं। तो देखे होगे कोई भी मोटर होती है तो उस मोटर की जो पावर लिखी होती है वो किसमें लिखी होती है, इतने एचपी की मोटर है तो मोटर की जो एचपी पावर होती है वो उसकी साफ पावर होती है, उसके साफ पे आउटपुट कितनी मैकेनिकल पावर मिलेगी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में नॉर्मली हॉर्स पावर को ही यूज किया जाता है। तो सबको पता है कि 1 एचपी जो होता है, हॉर्स पावर जो होता है वो कितना होता है, तो वो 735.5, ठीक है, इतने वॉट के इक्वल होता है। ये किसमें होता है, मैट्रिक में। मैट्रिक और सीजीएस पद्धति जो होती है उसमें ये वैल्यू वहां पे होती है। दूसरा कि जो 1 हॉर्स पावर होता है वो होता है 746 वॉट और ये किसमें होता है, ब्रिटिश में। तो यदि हम देखें कि कैलकुलेशन के लिए हम नॉर्मली किसको यूज करते हैं, ब्रिटिश पद्धति को यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश में 146 इसको हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो यदि पूछा कि 1 एचपी किसके इक्विवेलेंट होता है तो ब्रिटिश को आपको लेना है। और जब यदि स्पेशली पूछेगा कि मैट्रिक में या सीजीएस में 1 एचपी किसके इक्विवेलेंट होता है तो 135.5 वॉट के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर है और इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसको बोलते हैं उसको देखते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों सेम है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस यहाँ पे होता है, ठीक है। कि किसी भी सर्किट में जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस सर्किट में चार्ज फ्लो होते हैं, करंट फ्लो होती है, तो उसको फ्लो करने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हमने बोला इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन एनर्जी का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, जो किया गया कुल कार्य है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है, किया गया जो कुल कार्य होता है वही कहलाता है एनर्जी। यदि सिंपल भाषा में समझें तो जैसे कि हम किसी कार्य को करते हैं, किसी वर्क को करते हैं तो 1 घंटा 2 घंटे करने के बाद में क्या बोलते हैं कि थक गया, अब मेरे पास में एनर्जी नहीं है, मेरी एनर्जी क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो यहाँ पे एक चीज आती है वो होता है समय, कि आप लगातार किसी भी कार्य को कितने समय तक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर वर्क करती है तो वो पावर कितने समय तक वर्क की है, कितने समय तक कार्य की है, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में निश्चित समय तक किया गया कुल कार्य, 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पे समय आएगा, तो निश्चित समय तक किया गया कुल कार्य जो होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली यदि देखें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो यदि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आपको सर्किट में देखेंगे वर्क कौन करता है, तो वो करती है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर काम करेगी लेकिन उसने ये कार्य कितने समय तक किया है, ठीक है। तो सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा कितने समय तक कार्य किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उसके द्वारा किया गया कुल कार्य, तो उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी। तो सिंपल है कि यदि इलेक्ट्रिक पावर को समय से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। तो देखें कि इलेक्ट्रिक पावर जो थी, इस इलेक्ट्रिक पावर को हमने यहां पे क्या बोला था, तो इसको बोला था यहां पे जूल पर सेकंड, ठीक है।
और इनटू टाइम को क्या बोलेंगे यहाँ पे सेकंड, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे यूनिट, तो ये इसकी होती है यहाँ पे एसआई यूनिट। तो आपको याद रखना है कि जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या होती है जूल, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है जूल, वहां पे रहेगी। आई बात समझ में। तो एनर्जी जो है कई प्रकार की है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। तो कोई भी किसी भी टाइप की एनर्जी हो, हर एक एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है जूल होती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी ये सेम रहेगा। लेकिन यदि अपन देखें यहाँ पे कि इसकी एक दूसरी डेराइव्ड यूनिट यहाँ पे होगी, तो इलेक्ट्रिक पावर को हमने क्या बोला था यहाँ पे वॉट, ठीक है, और टाइम के लिए क्या बोलेंगे सेकंड, तो ये क्या हो गया वॉट सेकंड, शॉर्ट में लिखते हैं WS वॉट सेकंड। तो यहाँ पे ये इसकी डेराइव्ड यूनिट है, बात समझ में आई, ये इसकी डेराइव्ड यूनिट है। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जूल, और ऐसा यूनिट को हम यहाँ पे यूज करते हैं। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम परचेज करते हैं, बाय करते हैं, और हमको कौन बेचता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बाय किससे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, ठीक है। तो किसी भी सामान को खरीदने या बेचने के लिए एक यूनिट का निर्धारण किया गया, एक यूनिट को निर्धारित किया गया है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी बेचने या खरीदने के लिए एक यूनिट का निर्धारण किया गया है, तो उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के व्यवसाय के लिए एक यूनिट का निर्धारण किया गया है। तो 1 BOT जो होती है, 1 BOT यूनिट किसके इक्वल ये होती है, तो ये होती है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 BOT यूनिट जो है वो किसके इक्वल होती है 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है। आपको याद रखना है कि किलोवाट को कैसे लिखा जाता है, तो किलोवाट को लिखते समय K को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, W को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और H को स्मॉल लेटर में। ये भी एग्जाम में आया है, तो आपको इसको याद रखना है कि किलोवाट में K स्मॉल लेटर, W कैपिटल लेटर, और H जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो 1 BOT यूनिट किसके इक्वल होती है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। किलोवाट घंटा हिंदी में बोलते हैं इसको। अब 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। यानी कि किसी भी 1 किलोवाट के बल्ब को या 1 किलोवाट के हीटर को आप लगातार 1 घंटे तक यूज करोगे तो वो कितनी यूनिट कंज्यूम करेगी, तो वो 1 यूनिट कंज्यूम करेगी, ठीक है, वो 1 यूनिट खर्च करेगी। बात समझ में आई। अब 1 किलो, किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, तो ये 10 टू द पावर 3 वॉट, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वॉट सेकंड, या इसको बोल सकते हैं वॉट सेकंड या जूल। तो यदि देखें कि जो 1 किलोवाट आवर है या 1 BOT है वो कितने वॉट सेकंड या कितने जूल के इक्वल होती है, तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वॉट सेकंड, या इतने जूल के वो इक्वल यहाँ पे होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, सिंपल चीजें हैं, कई बार एग्जाम में इनको पूछ रहा जाता है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो जब किसी भी कंडक्टर से करंट को फ्लो करते हैं तो वो कंडक्टर हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो हीट कितनी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है, यानी कि ऊष्मा का विद्युतीय और ऊष्मा का यांत्रिक समतुल्य क्या होता है, उसको यहाँ पे देखेंगे। तो यदि फिजिकल कॉन्सेप्ट देखें हीट का, कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो हीट प्रोड्यूस्ड क्यों होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस और एटम्स होते हैं। तो जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इसको विभवांतर देते हैं, तो इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है
वो एक्सेलरेट होते हैं, त्वरित होते हैं, और त्वरित होके इन पॉजिटिव आयंस या एटम से वो कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। तो इस कॉलिजन के कारण, इस टकराव के कारण उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है, वो वहाँ पे उत्सर्जित होती है। ठीक है, जितने बार वो कोलाइड करेगा, जितने बार वो टकराएगा, टकराने पर जो उसकी एनर्जी होगी, वो एनर्जी वहाँ पे क्या होगी, हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगी, ऊष्मा के रूप में वो उत्सर्जित वहाँ पे होती है। तो यदि हम देखें कि इस हीट की वैल्यू कितनी होगी, इस हीट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ये हमको बताया किसने, जूल ने। तो जूल ने बताया कि मान लीजिए कि कोई एक ये रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे आई एम्पियर की करंट फ्लो करते हैं, तो यहाँ पे कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी। तो जूल ने हमको बताया कि किसी भी रेजिस्टेंस से करंट को फ्लो करने पर जो टोटल वर्क डन किया जाता है, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, किए गए कार्य की मात्रा के बराबर ही हीट प्रोड्यूस्ड होगी। ठीक है, तो किसी भी रेजिस्टेंस से एक निश्चित समय तक करंट को फ्लो करने पर वहां पर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, किए गए कार्य की कुल मात्रा के बराबर हीट प्रोड्यूस्ड होगी। तो ये देखें कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट को फ्लो करेंगे तो टोटल जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था यहाँ पे कि वो वर्क डन किसके बराबर होता है, तो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज लिखा था। ठीक है, तो जो वर्क डन है, इस वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते थे, तो वर्क डन की वैल्यू वोल्टेज इंटू चार्ज, तो हमने लिखा था VIT, ये टोटल वर्क डन होगा। तो जो वर्क डन होता है वो होता है VIT। ठीक है, इतना, और कार्य की इकाई क्या होती है, जूल, तो इतने जूल का वर्क डन हमको करना पड़ता है, तो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं I²RT, या इसको लिख सकते हैं यहाँ पे V²RT। तो इतने जूल का जो इलेक्ट्रिकल हीट है वो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगी। तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऊष्मा का विद्युत समतुल्य। ठीक है, ऊष्मा का विद्युत समतुल्य, तो इतने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर हीट प्रोड्यूस्ड होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। लेकिन यदि हमको मैकेनिकल इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट में कन्वर्ट करना है कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा की यूनिट क्या होती है, हीट की एनर्जी क्या होती है, कैलोरी, है ना, या फिर किलो कैलोरी। तो यदि इसको हमको कैलोरी या किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो उसको कैसे कन्वर्ट यहाँ पे करेंगे। तो यदि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट निकालना है, ठीक है, तो हीट का यांत्रिक तुल्यांक, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये होता है वर्क डन, किया गया कार्य, अपॉन मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ठीक है, तो यदि देखें कि इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है I²RT। ठीक है, और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कितना होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 4186। ठीक है, इतना जूल पर किलो कैलोरी होता है। और इलेक्ट्रिकल जो है उसकी वैल्यू, यूनिट क्या है यहाँ पे, जूल, तो ये जूल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू होगी I²RT अपॉन 4186 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी, ठीक है, यूनिट है ये। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी वो हीट कितनी प्रोड्यूस्ड होगी, तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है उसको 4186 से डिवाइड करोगे तो आपको हीट की वैल्यू किलो कैलोरी में आ जाएगी, यानी मैकेनिकल वैल्यू में आ जाएगी। बात समझ में आई। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल इक्विवेलेंट में कैंसिल कर सकते हैं। तो यदि हम बोलें कि कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे कि हीटर है या कोई भी दूसरा इक्विपमेंट है, ठीक है, तो वो क्या करता है, हीट एनर्जी को डिसिपेट करता है। तो कितना यूनिट यूज करने पर कितना कैलोरी वो जनरेट करता है।
तो जैसे हमने देखा था कि 1 किलो वॉट आवर की वैल्यू किसके इक्वल थी, 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकेंड या इतने जूल के इक्वल थी ये। ठीक है, अब यदि इसको हमको चेंज करना है किसमें, मैकेनिकल इक्विवेलेंट में, तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है, यानी कि ये क्या है, किलो वॉट आवर। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये वैल्यू हो गई, और इसको यदि 4186 से डिवाइड कर देते हैं तो 36 इंटू 10⁵ जूल को यदि डिवाइड कर दें 4186 से, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे 4186 जूल किलो कैलोरी है। तो यदि इसको डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू आती है 860 किलो कैलोरी। तो आपको याद रखना है कि 1 किलो वॉट आवर जो होता है, ये 1 किलो वॉट आवर कितना मैकेनिकल इक्विवेलेंट के बराबर है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के बराबर है। तो 1 किलो वॉट आवर की जो वैल्यू होती है वो 860 किलो कैलोरी हीट के इक्विवेलेंट होती है। बात समझ में आई। अब यहां पे हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, 100 वॉट के 5 लैंप को 10 आवर पर डे, 10 घंटे रोज 7 दिनों तक 7 डेज तक यूज करने पर वे कितने यूनिट कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो 100 वॉट के 5 लैंप्स हैं, 10 आवर्स पर डे यूज करेंगे, तो 7 डेज में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। ठीक है, कितनी ऊर्जा खर्च करेंगे, कितने यूनिट वो कंज्यूम करेंगे। तो हमको यूनिट निकालना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट है वो यूनिट क्या है यहाँ पे, ठीक है, किलोवाट आवर, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इसमें किलोवाट चाहिए और आवर चाहिए, बस आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि ये यहाँ पे है वॉट, तो यदि इस वॉट को किलो में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा आपके पास में, किलोवाट। एक लैंप इतने किलोवाट का है। कितने लैंप है हमारे पास, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, टोटल किलोवाट आएगा। अब क्या चाहिए, आवर, तो कितना आवर है, 10 आवर है ये। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या बन गया, किलोवाट आवर। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने दिन का आएगा, एक दिन का इतना किलोवाट आवर आ जाएगा। हमको कितने दिन का बोला है, 7 डेज का, तो 7 से और मल्टीप्लाई करिए। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इन सबको यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। तो 5 इंटू 7 कितना होगा, 35 किलोवाट आवर। ठीक है, इतने यूनिट वहां पे कंज्यूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, 60 वॉट के 60 लैंप को 30 मिनट तक, 60 वॉट के 60 लैंप्स को 30 मिनट तक यूज करने पर वे कितने यूनिट कंज्यूम करेंगे। तो 60 वॉट, ठीक है, इसको किलो में चेंज कर दीजिए, 60 लैंप, ठीक है, और अब यहां पे दिया हुआ है मिनट, तो ये मिनट है, इसको आवर में चेंज करना है। तो किससे डिवाइड करोगे, 60 से। तो ये बन गया आपके पास में किलोवाट, ये बन गया आपके पास आवर, तो बन गया ये किलोवाट आवर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। तो 1 2 1 2, तो ये हो जाएगा 1.8 किलोवाट आवर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक हीटर 250 वोल्ट अप्लाई करने पर 5 एम्पियर की करंट लेता है।
कितने समय में, यहाँ पे समय निकालना है, कितने समय में वह 2 किलोवाट आवर या 2 यूनिट बोल सकता है, या 2 किलोवाट आवर कंज्यूम करेगा। ठीक है, यहाँ पे समय निकालना है। तो ये देखें कि इस क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे बनाएंगे। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, समय। तो हमारे पास में ये है एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल, और ये होती है किलोवाट आवर। तो आपको एनर्जी दिया हुआ है, कितनी एनर्जी दिया हुआ है, 2 किलोवाट आवर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब अपने को जो किलोवाट है, किलोवाट का मतलब क्या होता है, किलो वोल्ट इंटू करंट, ये होता है। ठीक है, और इंटू होता है यहाँ पे टाइम। अब यहाँ पे देखें कि जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज हमको कितनी यहाँ पे दी हुई है, तो वो वोल्टेज हमको दी हुई है 230 वोल्ट में है वो, और ये वोल्ट है ना। और दूसरा यहाँ पे जो करंट है, वो करंट कितनी दी हुई है हमको, 5 एम्पियर, सॉरी वोल्टेज 250 है, 250 वोल्टेज है, और करंट कितनी है, 5 एम्पियर। टाइम निकालना है। अब देखिए ये वोल्ट है, लेकिन फार्मूले में तो किलो वोल्ट होना चाहिए, तो इसको किलो वोल्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो किलो वोल्ट में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे। बात समझ में आई। तो ये हमारे पास में जो समय आएगा ये आएगा। तो ये क्या बन गया, अभी देखो किलो वॉट बन गया, ये किलो वॉट बन गया। तो किलो वॉट ये बन चुका है, और हमारे पास में कितनी एनर्जी यहाँ पे 2 किलोवाट आवर है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो T इज इक्वल टू क्या आएगा, 2000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 250 इंटू हो जाएगा 5। तो ये देखिए यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8। ठीक है, फिर 8 बाई क्या हो गया, ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 आवर। ठीक है, समय किस में आएगा, आवर में। तो इतने आवर का समय वहां पे लगेगा। तो 1.6 आवर्स में, इतने समय में वो 2 किलोवाट की एनर्जी कंज्यूम करेगा, यदि वो लैंप 250 वोल्ट और 5 एम्पियर की करंट लेता है। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर औद्योगिक उपभोक्ता 10 किलोवाट का लोड 10 घंटे रोज 10 आवर्स पर डे यूज करता है। यदि उसका यूनिट रेट 1.5 रुपीज हो, तो उसके जनवरी माह का बिल कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो उसके जनवरी माह का आपको बिल निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि एक महीने वो कितने यूनिट को कंज्यूम करता है, कितना यूनिट खर्च करता है। तो 10 किलोवाट उसका लोड है, 10 घंटे रोज यूज कर रहा है वो। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। तो 31 डेज में इतने किलोवाट आवर वो यूज करेगा। ठीक है, यानी इतना यूनिट यूज करेगा, और उसका यूनिट रेट कितना है 1.5। तो 1.5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वहां पे आ जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करके इसको देखिए कितना हो जाता है। तो ये हो जाएगा 150 इंटू हो जाएगा 31। तो 150 इंटू हो जाएगा ये 31। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए। तो इतना रुपीस, यानी कि 4650 रुपीज, 4650 रुपये उसका एक माह का बिल आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको याद रखना है जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे यूज़ करते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से कितने डेज होते हैं एक मंथ में, हर महीने में किसी में 30, किसी में 31 होते हैं। तो उसके हिसाब से आपको देखना है। ऐसे यदि जनवरी नहीं बोलता
अप्रैल बोल देता तो अप्रैल में कितने डेज होते हैं 30, तो 30 होते तो यहाँ पे 30 डेज लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 3 ओम के रेजिस्टेंस को 12 वोल्ट अप्लाई करने पर, 12 वोल्ट अप्लाई करने पर वह कितनी पावर कंज्यूम करेगा, कितनी पावर वो यूज करेगा। तो उसकी पावर यहां पे आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखेंगे कि ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है और इसको यहाँ पे 12 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी पावर निकालनी है। P इज इक्वल टू उन्हें पड़ा था V² बाई क्या होता है R, तो 12 का स्क्वायर, R कितना है 3, ठीक है। तो 48 वॉट की पावर ये यहाँ पे कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे पावर के 3 फार्मूलेज हैं, वो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब उनको यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं और बल्ब या कोई हीटर खरीद के लाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीद के लाते हैं, तो उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे लिखा होता है, जैसे बल्ब है मान लीजिए कोई, तो उस बल्ब पे लिखा होता है 240 वोल्ट 60 वॉट, ऐसा लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो मैन्युफैक्चरर बताता है कि जो बल्ब है यदि उसको 240 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो वो 60 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये इसकी वोल्टेज रेटिंग है और ये उसकी पावर रेटिंग होती है। या फिर कोई दूसरा बल्ब खरीद के लाते हैं, उसमें लिखा होता है 240 वोल्ट, पर उसमें लिखा है मान लीजिए 100 वॉट, तो इसका मतलब है उस बल्ब को 240 वोल्ट अप्लाई करने पर वो 100 वॉट की पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये जो लैंप है और दूसरा ये लैंप है, इन दोनों में क्या सेम है, तो दोनों की वोल्टेज सेम है लेकिन पावर रेटिंग की अलग अलग है। तो आपको इन दोनों लैंप के रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है V² बाई R, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V² बाई P। तो वोल्टेज कितना है 240 है और पावर कितना है 60 है, तो इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 960 वॉट। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे कि ये है 240 और यहाँ पे है ये 100, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा ये 576 वॉट यहाँ पे हो जाएगा। तो सिंपल है कि जिसकी पावर रेटिंग कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पावर रेटिंग यदि कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और यदि पावर रेटिंग ज़्यादा होगी, यदि पावर रेटिंग उसकी ज़्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। सेम वोल्टेज यदि है दोनों की तो पावर जो है वो किस पर डिपेंड करती है, वोल्टेज के स्क्वायर के, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है, वोल्टेज के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो यदि सिंपल है कि पावर वोल्टेज के वर्ग पे डिपेंड करती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, $240 वोल्ट 60 वॉट एंड 240 वोल्ट 100 वॉट के 2 लैंप्स को, 2 बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करके 240 वोल्ट अप्लाई करने पर किस लैंप की ब्राइटनेस, किस लैंप की चमक ज़्यादा होगी, या कौन सा लैंप ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, कौन सा लैंप ज़्यादा पावर खर्च करेगा, ठीक है। तो यदि यहाँ पे देखें कि इस प्रकार से ये 60 वॉट 240 वोल्ट और ये यहाँ पे 100 वॉट 240 वोल्ट, और इनको सीरीज में कनेक्ट करके कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, 240 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि जिस लैंप की, ठीक है, पावर रेटिंग कम है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होता है, और जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा है इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे कम होता है, ठीक है। तो जब इसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सीरीज सर्किट में क्या फ्लो हो रही है यहाँ पे, करंट। तो सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू कैसी होती है, सेम,
दोनों लैंप में सेम वैल्यू की करंट यहाँ पे फ्लो होगी। अब कौन सा लैंप ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो हीट का मतलब क्या है यहाँ पे आई स्क्वायर आर, अभी पढ़े थे जूल लॉस में बताता है आई स्क्वायर आर टी। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो निर्भर करती है आई स्क्वायर आर पे, और लैंप जो होते हैं करंट के हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं। जितना ज़्यादा हीट रहेगी लैंप में उतना ज़्यादा प्रकाश मिलेगा, उतना ज़्यादा ब्राइटनेस आपको मिलेगी, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, ये भी आई स्क्वायर आर पावर है ना, पावर कंज्यूम करेगा, ये भी आई स्क्वायर आर, दोनों में करंट सेम है। यदि करंट कुछ भी रख दीजिए, करंट मान लीजिए 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू 960 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर इंटू क्या होगा 576 होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यदि सीरीज में अलग अलग वॉट रेटिंग के इक्विपमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनमें जिसकी वॉट रेटिंग सबसे कम होती है, जिसकी वॉट रेटिंग सबसे कम होती है, जिसकी पावर रेटिंग सबसे कम होती है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। करंट कॉमन है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा और वो ही ज़्यादा हीट भी देगा, ज़्यादा ब्राइटनेस भी देगा, हीट भी देगा, ब्राइटनेस भी देगा। तो यदि आपको बोलता है कि जैसे 5 वॉट है, 10 वॉट है, 100 वॉट है, आपको बोला यहाँ पे कि भाई ये 100 वॉट है, ये 5 वॉट है, ये 200 वॉट है, ऐसा लैंप को सीरीज में कनेक्ट करके, ठीक है, इल्यूमिनेट करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो इनमें कौन सा सबसे ज़्यादा ब्राइटर होगा, किसकी चमक सबसे ज़्यादा होगी, तो जिसकी वॉट रेटिंग सबसे कम है, ठीक है, इसकी ब्राइटनेस, इसकी चमक सबसे ज़्यादा होगी। और किसकी सबसे कम होगी, जिसकी वॉट रेटिंग सबसे ज़्यादा है। कौन सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, 5 वॉट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। कौन सबसे पावर कम कंज्यूम करेगा, 200 वॉट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कुछ भी हो, चाहे लैंप हो चाहे हीटर हो, सीरीज में कनेक्ट करने पर जिसकी पावर रेटिंग सबसे कम होगी वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ज़्यादा ब्राइटर होगा, ज़्यादा चमक देगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें लिखिए 200 वोल्ट रेटिंग, 200 वोल्ट रेटिंग के लैंप को 100 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट करने पर उसका पावर कंजम्पशन, उसकी पावर खपत पहले की तुलना में कितनी होगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एक ऐसा लैंप है, ठीक है, कितने रेटिंग का है, 200, मतलब इसको कितना देना था, 200 वोल्ट, लेकिन दे कितना रहे हैं, 100, तो उसकी पावर कंजम्पशन क्या होगी, वहाँ पे कम हो जाएगी। तो देखें कि P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब जो लैंप है उसमें किसको चेंज करने बोला है, वोल्टेज को, लैंप के रेजिस्टेंस को तो चेंज करने नहीं बोला है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो वेरिएबल है जिसको चेंज करना है वो वेरिएबल है, तो उसी को वहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो पावर होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वोल्टेज पे। वोल्टेज के स्क्वायर के क्या होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो पहली पावर पहली वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, एक इक्वेशन हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी पावर जो है वो दूसरी वोल्टेज पे डिपेंड करेगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे यूज करेंगे। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1। तो P2 बाई P1, P2 बाई P1, तो V2 स्क्वायर बाई क्या होगा, V1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखें कि P2 आपको निकालना है, तो हो जाएगा P1 इंटू, अब V2 का स्क्वायर, सेकेंड टाइम में वोल्टेज कितनी दे रहे हो, 100, फर्स्ट टाइम में वोल्टेज कितनी थी वहाँ पे, 200 देना चाहिए था, इसको कैंसिल कर देंगे। तो सेकंड जो पावर होगी वो हो जाएगी P1 इंटू 1/4। तो लैंप की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, क्योंकि जो पावर है वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। और 200 की जगह 100 दे रहे हो, यानी वोल्टेज को हाफ कर रहे हो, और हाफ का स्क्वायर क्या होता है, 1/4। तो पावर कितनी हो जाएगी वहाँ पे, 1/4 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, $500 वॉट 250 वोल्ट रेटिंग के लैंप को 125 वोल्ट
अप्लाई करने पर, देने पर वह कितनी पावर खर्च करेगा, कितनी पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है कि लैंप की पावर रेटिंग यहां पे दिया हुआ है, वोल्टेज पहले 250 बोला है और बाद में कितना बोल रहा है 125 वोल्ट, यानी वोल्टेज को क्या कर रहे हो, हाफ। बात समझ में आई। तो सेम क्वेश्चन है कि वोल्टेज को आप हाफ करोगे, तो वोल्टेज को यदि हाफ करोगे तो हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो P2/P1 इसी फार्मूले को यूज करोगे तो पावर रेटिंग हो जाएगी P1 इंटू V2² का स्क्वायर। तो P1 की वैल्यू कितनी है 500 है, V2 सेकेंड वोल्टेज कितनी है 125, फर्स्ट वोल्टेज कितनी है 250 और इनका क्या है स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 यानी 500/4 कितना हो जाएगा 125 वाट। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। तो सीधा हम बोल सकते हैं 125 वाट। लेकिन यदि ऑप्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, अब ऑप्शन से भी डिपेंड करता है कि ऑप्शंस को देख के कैसे सेलेक्ट करना है। यदि आपको ऑप्शन दिया है 500 वाट, 125 वाट, 250 वाट, तो आप डायरेक्ट 125 वाट पे टिक कर दिए। लेकिन यदि आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पे 500 वाट, एग्जैक्टली 125 वाट, स्लाइटली लेस देन 125 वाट और दिया है स्लाइटली ग्रेटर देन 125 वाट। तो यदि इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिया है और आप टिक करते हो एग्जैक्टली 125 वाट, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जब स्लाइटली लेस देन या स्लाइटली ग्रेटर देन यूज करता है तो उस समय आपको एक चीज ध्यान रखना है, लैंप करंट के हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है और लैंप का जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट किसका बनाया गया होता है। ठीक है, तो वो फिलामेंट बनाते हैं किसका, टंगस्टन का। तो जो टंगस्टन है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पे इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो जब लैंप को 250 वोल्ट दे रहे थे, इतनी पावर रहती, हीट ज़्यादा रहती, 250 देंगे तो उसकी पावर रेटिंग कम हो रही है, यानी उसकी हीट भी कम हो रही है। तो टेम्परेचर यदि ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो टेम्परेचर इस वोल्टेज के लिए 125 वोल्ट के लिए पावर रेटिंग कम होगी, तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और पावर का फार्मूला बताता है कि यदि रेजिस्टेंस उसका कम होगा तो पावर उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्लाइटली ग्रेटर देन आएगा 125 वाट, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो नॉर्मली इस तरह के जो क्वेश्चन है ITI वालों को नहीं आते हैं, जो डिप्लोमा वाले होते हैं बच्चे, उनको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ITI में सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, उसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट वगैरह को उतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 1000 वाट 250 वोल्ट रेटिंग के 2 हीटर्स को सीरीज में कनेक्ट करके 250 वोल्ट अप्लाई करने पर वे टोटल कितनी पावर कंज्यूम करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इस प्रकार से 2 हीटर्स सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है, अब ये जो हीटर हैं इनकी रेटिंग दोनों की सेम है और इनको यहाँ पे 250 वोल्ट अप्लाई किए हैं। तो यदि यहाँ पे किसी भी सर्किट की पावर कैलकुलेट करना है तो P = V²/R से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस सर्किट की अप्लाइड वोल्टेज पता है कितनी है, 250 वोल्ट है, लेकिन इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो पता नहीं है। तो इस सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए R = V²/P
ठीक है। तो हीटर की वोल्टेज रेटिंग गिवन है 250 वोल्ट है हीटर की वोल्टेज रेटिंग। हीटर की पावर रेटिंग 1000 वाट है, तो 1000 से इसको यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। तो जब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 62.5 ओम। तो इस हीटर का रेजिस्टेंस 62.5 ओम है, तो दूसरे का भी 62.5 ओम होगा। दोनों की रेटिंग सेम है। इन दोनों रेजिस्टेंस को सम कर देंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो 125 ओम हो जाएगा। तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कैंसिल किए तो अपने पास में इसकी पावर रेटिंग आ गई 500 वाट। तो सीरीज में यहाँ पे सर्किट की जो टोटल पावर है वो कम हो जाती है, ठीक है, लेकिन पावर कंजम्पशन ऐड होता है। ये हीटर इस कंडीशन में, हीटर की रेटिंग भले ही 1000 वाट 250 वोल्ट है, लेकिन अभी जो ये पावर कंज्यूम कर रहा है वो 250 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है, और ये भी 250 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है। तो दोनों की पावर क्या हो गई, ऐड। तो टोटल पावर कितनी हो गई इस सर्किट की, 500 वाट हुई, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। तो एग्जाम में सीरीज सर्किट की पावर कैलकुलेशन के लिए इस फार्मूले को आपको यूज करना है, ठीक है। यदि 3 इक्विपमेंट्स होंगे तो 1 बाई क्या होगा, P/3। 4 इक्विपमेंट्स होंगे तो 1/P/4, 1/P/4 हो जाएगा, P4 हो जाएगा। अब यहां पे देखेंगे इस फार्मूले से, इस फार्मूले का यूज कहां पे करना है, सीरीज सर्किट में, ठीक है। तो यदि देखेंगे यहां पे 1/P, यहां पे डायरेक्ट पावर रेटिंग रखना है, जो इक्विपमेंट है उनकी पावर रेटिंग। हीटर की पावर रेटिंग फर्स्ट की 1000 वाट है, सेकंड हीटर की भी पावर रेटिंग 1000 वाट है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 1000, 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2/1000। कैंसिल करेंगे तो 1/500, तो P = आ जाएगा यहाँ पे 500 वाट। बात समझ में आई। तो इस तरह से यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखिए, 1000 वाट 250 वोल्ट रेटिंग के 2 हीटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करने पर सर्किट की पावर रेटिंग क्या होगी। तो यहां पे अब इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। जैसे कि हमारा घर है, तो घर में जो भी इक्विपमेंट्स कनेक्ट हैं, जो भी वायरिंग की गई है, वो पैरेलल सर्किट है। तो यदि यहाँ पे देखेंगे पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में 250 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो, ये भी सेम 1000 वाट 250 वोल्ट रेटिंग का है, और ये भी 1000 वाट 250 वोल्ट रेटिंग का है। तो पैरेलल में दोनों को वोल्टेज सेम मिल रही है, ठीक है। इसको भी 250 वोल्ट मिलेगी, इसको भी 250 वोल्ट मिलेगी। तो इसलिए पैरेलल में पावर डायरेक्ट ऐड हो जाती है। पैरेलल में यदि पावर कैलकुलेट करना है तो इन दोनों इक्विपमेंट की पावर रेटिंग का सम ले लेंगे। इसकी पावर है 1000, इसकी पावर भी है 1000, तो इस सर्किट की टोटल पावर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो पैरेलल में पावर रेटिंग डायरेक्ट ऐड हो जाती है, और सीरीज में पावर जो कंज्यूम होती है, कंजम्पशन डायरेक्ट ऐड होता है। सीरीज में पावर रेटिंग डायरेक्ट ऐड नहीं होती है, ठीक है। सीरीज में पावर रेटिंग को आपको 1/P1 1/P2 से यूज करना है। अब एक क्वेश्चन और नेक्स्ट लिखिए, $200 वाट 300 वाट 600 वाट रेटिंग के 3 लैंप्स को सीरीज में कनेक्ट करके 250 वोल्ट अप्लाई करने पर उनका पावर कंजम्पशन कैलकुलेट कीजिए। सभी लैंप की वोल्टेज रेटिंग 250 वोल्ट है, ठीक है। तो सभी लैंप की वोल्टेज रेटिंग 250 वोल्ट है, और अप्लाई कितना कर रहे हैं उसको 250 वोल्ट। तो यदि देखें कि सीरीज सर्किट में क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार से ये लैंप हैं, इनको 250 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं,
ठीक है, ये 200 वाट 250 वोल्ट है, ये 300 वाट 250 वोल्ट है, और ये 600 वाट 250 वोल्ट है। तो सीरीज में क्या होता है, यदि 250 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो इनको सभी को 250 वोल्ट नहीं मिलेगी, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होते जाएगी। ठीक है, सब में वोल्टेज अलग अलग होगी, तो इसलिए सबका पावर कंजम्पशन भी क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन जिसकी पावर रेटिंग सबसे कम होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, और जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है और वो कम पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस सर्किट की टोटल पावर कैलकुलेट करना है, तो इसी फार्मूले को सेम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 1/200, 1/300 और 1/600। तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 600, ये हो जाएगा यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 2 और ये होगा 1। ठीक है, तो 6/600, तो 1 क्या होगा 100, तो P = आ जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज सर्किट में जो इक्विपमेंट है उनकी पावर कैलकुलेट की जा सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, टेन ओम, या एक काम करिए इसको लिखिए 40 ओम। ठीक है, नहीं तो 10 ओम रहना था। अच्छा, आप लिखिए 10 ओम के 4 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके वोल्टेज अप्लाई करने पर वे 40 वॉट की पावर कंज्यूम करते हैं। यदि इन सभी रेजिस्टेंस को पैरेलल में सेम सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उनका पावर कंजम्पशन कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि यहां पे इस प्रकार से 4 रेजिस्टेंस हैं और इन रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके वोल्टेज अप्लाई किए हैं यहाँ पे, और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 ओम है। ठीक है, तो ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये पावर कंज्यूम कर रहे हैं टोटल 40 वॉट। तो यदि यहां पे देखें कि P होता है V²/R, तो सीरीज में इस सर्किट का रेजिस्टेंस पता है हमको, इस सर्किट की पावर पता है, तो इस सर्किट की पावर है 40, इस सर्किट की वोल्टेज है V², और इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा यहाँ पे 40 ओम। ठीक है, एक इक्वेशन ये हमारे पास में आ जाएगा। दूसरा बोला कि इन सभी रेजिस्टेंस को यहां पे कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में। तो इन सभी रेजिस्टेंस को अब पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 ओम, और वोल्टेज सेम अप्लाई करना है, सेम सोर्स, वोल्टेज पता नहीं है ना, तो सेम सोर्स से उसको कनेक्ट करेंगे। अब ये कितनी पावर कैलकुलेट कर कंज्यूम करेगा, कितनी पावर ये खर्च करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस P की वैल्यू निकालने के लिए V² रहेगा और R, अब पैरेलल में रेजिस्टेंस निकाल लो, तो पैरेलल में इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, पढ़े थे R/N हो जाता है, तो 10/4, तो कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 2.5 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। अब इसकी पावर हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये P2 V² और ये हो जाएगा 2.5 ओम। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे V²/2.5। अब यहाँ पे जो दो इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा P2/P1। ठीक है, इस प्रकार से ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी,
इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 की वैल्यू आएगी 40 इंटू 40 अपॉन 2.5। अब इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 16, तो ये आएगा 640 वॉट। तो पावर जो है सीरीज में 40 वॉट थी और उन्हीं रेजिस्टेंस को सेम सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट करने पर 640 वॉट हो जाती है। ठीक है, पावर बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ गई? तो यहां पे देखेंगे सीरीज में रेजिस्टेंस कितना था 40 ओम, पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना हुआ 2.5 ओम। रेजिस्टेंस कितना गुना कम हुआ 16 टाइम, 16 गुना कम हुआ। तो पावर जो होती है रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि पावर 16 टाइम्स रेजिस्टेंस 16 टाइम कम होगा तो पावर 16 टाइम बढ़ जाएगी। तो पावर 40 थी, 40 का 16 टाइम्स कितना हुआ 640 वॉट। तो जितना गुना रेजिस्टेंस कम होगा उतना गुना पावर बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक हीटर को वोल्टेज अप्लाई करने पर वह 40 वॉट पावर कंज्यूम करता है। हीटर के फिलामेंट को डबल करके सेम सोर्स से कनेक्ट करने पर उसका पावर कंजम्पशन कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि भाई एक हीटर है अपने पास में, इस प्रकार से हीटर तो सब देखे होंगे, उसका फिलामेंट होता है इस प्रकार। तो हीटर का फिलामेंट है, अब इसको वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो ये 40 वॉट की पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस होगा R। अब इसी हीटर के फिलामेंट को क्या कर दिए, इस प्रकार से डबल कर दिए। ठीक है, अब जब इस प्रकार से इसको यहां पे डबल कर देते हैं और डबल करके इसको यहां पे वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ गई? तो जब इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो अब क्या होगा, यदि इसका रेजिस्टेंस था R तो इस लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, इस लेंथ का रेजिस्टेंस भी हो जाएगा R/2। ठीक है, और यहाँ पे सोर्स है सेम। अब ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो इस कंडीशन में देखेंगे फर्स्ट केस में P1 इज इक्वल टू क्या होगा V²/R, ये पावर होगी इसकी। सेकंड केस में क्या होगा, ठीक है, P2 इज इक्वल टू होगा V²/R2। अब R2 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, सेम वैल्यू रेजिस्टेंस के लिए R/N हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R/N12, तो ये हो जाएगा R/4। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो होगा R/4। ये दो इक्वेशन बनेंगे, इनको यहाँ पे आपको डिवाइड कर देना है। तो P2/P1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी V²R/4। ठीक है, क्या डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे 4 ऊपर आ जाएगा और P1 की वैल्यू हो जाएगी V²/R, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो P2 की जो वैल्यू आएगी वो P1 इंटू आएगी 4। अब P1 देखिए कितना था 40 वॉट था, तो 40 इंटू 4, तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये 160 वॉट। ठीक है, तो अब ये 160 वॉट की पावर कंज्यूम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। $200 वॉट 250 वोल्ट
रेटिंग के लैंप को 350 वोल्ट अप्लाई करने के लिए लैंप के सीरीज में कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक लैंप है, ये इसका ये सीरीज हो गया। ठीक है, पहले इसको नहीं तो ऐसा देखिए, ये लैंप है। अब इस लैंप को यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो इस लैंप की रेटिंग कितनी है 200 वॉट 250 वोल्ट। अप्लाई कितनी वोल्टेज कर रहे हो 350 वोल्ट। किसी भी लैंप को उसकी वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि पावर होती है V²/R, यानी कि पावर जो है वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है। तो यदि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उसके स्क्वायर में पावर बढ़ जाएगी, लैंप ओवरहीट होगा और मेल्ट हो जाएगा वहाँ पे उसका फिलामेंट। ठीक है, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी लैंप जो होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसकी वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यदि हम देखें कि यहाँ पे 250 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो जब 250 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो लैंप को कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, यहाँ पे 250 वोल्ट ही मिलनी चाहिए, जितनी उसकी रेटिंग है उससे ज़्यादा वोल्टेज उसको मिलने नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो 350 वोल्ट अप्लाई करोगे, 250 लैंप को मिलेगी, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए 100 वोल्ट। तो 350 अप्लाई करोगे 100 रेजिस्टेंस के अक्रॉस और 250 लैंप के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो कितनी फ्लो होनी चाहिए। तो इस बल्ब की करंट रेटिंग से ज़्यादा करंट फ्लो होनी नहीं चाहिए। तो करंट रेटिंग ऑफ लैंप निकाल लीजिए। ठीक है, तो करंट रेटिंग ऑफ लैंप, तो लैंप की जो करंट रेटिंग है वो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए P = क्या होता है V × I, इससे निकाल सकते हैं। तो I = हो जाएगा P/V। तो लैंप की पावर रेटिंग है 200 वॉट, लैंप की वोल्टेज रेटिंग है 250 वोल्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा करंट, और वो करंट इतने एम्पियर की फ्लो होगी। यदि कैंसिल करना है कैंसिल कर दीजिए, 4/, हो जाएगा 5। तो 4/5 एम्पियर की जो करंट है वो यहाँ पे फ्लो होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसकी वोल्टेज पता है और सीरीज में करंट सेम होती है। यदि लैंप में 4/5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस से भी सेम करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं R = V/I से। तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज है 100 वोल्ट, करंट है 4/5, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया कितना 25। तो 25 × 5 तो हो जाएगा ये 125। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 125 ओम। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और लिखिए। वॉट 200 वोल्ट रेटिंग के लैंप को 300 वोल्ट अप्लाई करने के लिए लैंप के सीरीज में कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज को यहाँ पे चेंज कर दिए। अब यहाँ पे 300 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और इसकी वोल्टेज रेटिंग कितना कर दिए हैं 200 वोल्ट। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है कि 300 वोल्ट अप्लाई करोगे, लैंप की वोल्टेज रेटिंग कितनी है 200 वोल्ट, लैंप को कितना मिलना चाहिए 200 वोल्ट, तो रिमेनिंग वोल्टेज 100 वोल्ट इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकाल लोगे करंट की रेटिंग ऑफ लैंप। तो लैंप की करंट रेटिंग कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर, पावर रेटिंग है 200 वॉट, वोल्टेज रेटिंग है 200 वोल्ट, तो यह आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं, ये वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी है 100, और सीरीज में करंट सेम कितनी फ्लो होगी 1 एम्पियर, तो कितने ओम का रेजिस्टेंस आएगा 100 ओम। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए।
1000 वॉट 1000 वॉट 250 वोल्ट रेटिंग का हीटर एलिमेंट डिजाइन करने के लिए उसके फिलामेंट की लेंथ लंबाई कैलकुलेट कीजिए यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम पर सेंटीमीटर हो या 2 ओम पर सेंटीमीटर हो या मीटर हो, कुछ भी रह सकते हो, सेंटीमीटर हो लिख लो आप, 2 ओम पर सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया कि हमको एक हीटर का ऐसा जो ये फिलामेंट है ये हमको ऐसा बनाना है, इसकी पावर होनी चाहिए 1000 वॉट और इसको वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए 250 वोल्ट। तो जो यहाँ पे वायर यूज कर रहे हैं, इस वायर का रेजिस्टेंस हमको पता है कितना है, ठीक है, 2 ओम पर सेंटीमीटर इसका रेजिस्टेंस है। तो इस वायर की लेंथ कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, वो हमको यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास में पावर है, वोल्टेज है, ठीक है, तो इस हीटर के वायर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए वो निकाल लेंगे। तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो यहाँ पे वोल्टेज है 250 इंटू 250 और पावर है यहाँ पे 1000, तो ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 4, तो ये हो गया यहाँ पे 62.5। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस आया 62.5 ओम। तो इस हीटर एलिमेंट का रेजिस्टेंस इतना होगा और जो वायर यूज कर रहे हैं इतना ओम पर सेंटीमीटर है, तो लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसकी जो लेंथ होगी उसको निकालने के लिए 62.5 ओम होना चाहिए रेजिस्टेंस और वायर का रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है, पर मीटर। तो ओम कैंसिल आ जाएगा, ऊपर मीटर आ जाएगा, इसको 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर का वायर हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और पूछ सकता है आपको, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन होगा कि ये एक हीटर है, ठीक है, और ये जो वाटर को बॉईल करता है, गर्म करता है, वो वाटर गर्म करता है ये 15 मिनट में और हमको वाटर गर्म करना है 10 मिनट में। तो इसके लिए क्या करेंगे, हीटर के फिलामेंट की लंबाई को बढ़ाएंगे, ठीक है, हीटर के फिलामेंट की लंबाई को कम करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए, इसका रेजिस्टेंस आपको कम करना है। ठीक है, यदि इससे कुछ लेंथ को कम कर देंगे, इसके वायर को कुछ काट करके निकाल देंगे और बचे हुए भाग को आप पावर सप्लाई देंगे, यहाँ पे सेम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो रेजिस्टेंस कम होने पे पावर क्या होती है, वहाँ पे बढ़ जाती है। तो रेजिस्टेंस कम होगा, पावर बढ़ जाएगी और पावर बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी, ठीक है, और हीट बढ़ेगी तो कम समय में पानी वहाँ पे गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो पावर वहाँ पे इंक्रीज होती है, हीट वहाँ पे इंक्रीज होती है। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं जो पावर में से आपको आएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बाकी एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज होगी, तो उसमें आपको और भी नेटवर्क के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब इसके बाद में आगे अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।